अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का मतलब मैट्रिक की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम अब मैट्रिक की फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक की फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन होगा। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के बारे में, उसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वगैरह या एरर एनालिसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिजिक्स क्या है। मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक फिजिक्स। तो देखें, सबसे पहले आ जाते हैं हम कि हमारे पास फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास देखें हैं ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ब्रांच ऑफ which deals of matter, energy and interaction between them। डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखी है फिजिक्स की कि फिजिक्स हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ब्रांच है which deals with the study of matter, मैटर की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं, एनर्जी, एनर्जी की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको भी हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं फिजिक्स। मीनवाइल अगर हम इसको चार्ट वाइज बनाना चाहें तो देखें, फिजिक्स है ये हमारे पास स्टडी है किसकी, एक आपके पास आ गई एनर्जी की, दूसरा आपके पास मैटर हुई। अब इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं, मीन्स इंटरेक्शन। तो इन तीन पोर्शन पे हमारे पास फिजिक्स बनी हुई है, मैटर की स्टडी, एनर्जी की स्टडी एंड इनके बीच का इंटरेक्शन। तो ये जब भी हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपली आप मैटर के बारे में पढ़ते हो कि हमारे पास मैटर क्या है, तो ये भी आपके पास फिजिक्स कहलाएगा। अगर सिंपली आप एनर्जी पढ़ते हैं तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, फिजिक्स। इन दोनों के इंटरेक्शन से जो मैकेनिज्म बनता है उसकी स्टडी को भी हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अब मैटर क्या है, हमारे पास यूनिवर्स में हम जो भी चीज फिजिकली देखते हैं वो हमारे पास मैटर होती है, मीन्स अ थिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। ऐसी कोई चीज जिसका जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास कोई ना कोई वजन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहते हैं। सिंपली डेफिनेशन लिखूं मैं मैटर की, अ थिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। ऐसी चीज जिनके पास क्या हो, स्पेस हो, वो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। सेम अगर मैं एनर्जी की डेफिनेशन लिखूं, द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी हमारे पास क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी चीज की काम करने की सलाहियत को हम क्या कहेंगे, एनर्जी के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अभी फैन पड़ा है और वो चल नहीं रहा, तो उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तब तक फैन नहीं चलेगा। तो देखें, फैन को काम कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चीज आपके पास काम करवा रही है उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। जैसे कि अब फैन कैसे चलेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके पास दूसरा टाइप आ जाते हैं एनर्जी के, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी या स्टीम एनर्जी। फ्यूल एनर्जी। ये आपके पास एनर्जी के टाइप है, मीन्स
जो कोई भी काम, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज आपके पास वर्क कर रही है तो मीन्स उसको कोई ना कोई चीज वर्क करवा रही है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एंड स्टीम एनर्जी, फ्यूल एनर्जी। मीन्स हमारे पास जो गाड़ियां मोटर चल रही हैं वो किस एनर्जी पे चलते हैं, फ्यूल एनर्जी। जब तक अगर आपके पास बाइक है, बाइक में पेट्रोल नहीं है तो आपकी बाइक चलेगी नहीं। मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, फ्यूल एनर्जी होनी चाहिए। अब फ्यूल एनर्जी आपके पास किस तरह बनती है, वो कन्वर्ट हो जाती है स्टीम एनर्जी में, जो आपके पास इंजन चलाते हैं। मैटर की तरफ आते हैं तो मैटर की हमारे पास टोटल कैटेगरीज हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो हमारे पास 3 है, मोस्टली 4 पढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, सॉलिड। दूसरा आपके पास क्या है, लिक्विड। तीसरा आपके पास क्या है, गैस। तो देखिए इनकी स्टडी को भी आप फिजिक्स कहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, सॉलिड, तो आप कहते हैं कि हमारे पास सॉलिड, हमारे पास क्या मैटर है, लेकिन कौन सा मैटर, ऐसा मैटर जिसके पास डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, और उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स है वो आपके पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग। अब आपके पास क्या है, सॉलिड की डेफिनेशन हो गई। अब आपके पास जितने भी मटीरियलिस्टिक चीज देखते हैं, जितने भी मटीरियल्स देखते हैं, उनको आप कैटेगराइज करते हो कि कौन सा मैटर सॉलिड है, कौन सा मैटर लिक्विड है, कौन सा मैटर गैस है। तो ये जब तक आप इनकी स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप पता नहीं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है। अब ये मार्कर का आपके पास डेफिनेट शेप है, मीन स्पेसिफिक शेप है, इस मार्कर का स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो हम कहेंगे भाई मार्कर हमारे पास क्या मैटर है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का, सॉलिड का मैटर है। तो मीन्स अगर आप इन तीनों की स्टडी करोगे, मीन मैटर की स्टडी करोगे, तो ये क्या होगा, फिजिक्स। अगेन इन तीनों की स्टडी, मैटर की स्टडी, मैटर की स्टडी क्या कहलाएगा, फिजिक्स। इन सब की स्टडी एनर्जी, एनर्जी की स्टडी फिजिक्स। अगर आप क्या करते हो, जो आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो है स्टडी है आपके पास फिजिक्स की, मैटर की, एनर्जी की, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन किस तरह होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। तो अब अगर हम पढ़ेंगे, हमने क्या कहा, एक तो मैटर की स्टडी, एनर्जी की स्टडी, दूसरा इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी इंटरेक्शन कर रहा हूँ मैटर और एनर्जी की, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक आपके पास क्या है, आई से, और इसको मैं नीचे से क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। तो आई से देखिए आपके पास क्या है, मैटर, हीट आपके पास क्या है, एनर्जी। अब देखें मैटर और एनर्जी का आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। तो ये क्या बताएगा कि आपके पास आइस को अगर आप हीट दोगे तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। तो ये वाटर की स्टडी अगेन क्या है, वाटर आपके पास क्या है, लिक्विड में आ जाता है। मीन्स आपने दोनों को इंटरेक्शन करा है, न्यू चीज बनी, वो आपके पास क्या है, अगेन मैटर का टाइप है। ये सारा जो मैकेनिज्म है स्टडी का, इसको आप क्या कहते हो, फिजिक्स। अब अगर मैं यहाँ पे लिक्विड को अगेन हीट दे दूं, लिक्विड को क्या करूं, अगेन हीट दूं, तो ये वाटर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास वेपर्स में। अगेन देखें वाटर आपके पास मैटर, मैटर हीट क्या है, एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी को अगेन यहाँ पे आपने इंटरेक्ट कराया तो आपके पास क्या जनरेट हुआ, वेपर। वेपर अगेन आपके पास क्या है, गैसेस हैं। वेपर आपके पास क्या है, गैस। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है, ये सारे मैकेनिज्म की स्टडी को आप क्या कहते हो, फिजिक्स कहते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था फिजिक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है। तो देखें मोस्टली ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास डेफिनेशन नहीं के लिए, जैसे मैकेनिक्स मीन मोशन, तो ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी करे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म ब्रांच है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्स के बारे में, चार्जेस के बारे में, करंट के बारे में, या इन दोनों के इंटरेक्शन के बाद जो कॉम्बिनेशन आता है उसकी स्टडी को भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एटॉमिक फिजिक्स, हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स है आपके पास ब्रांच है, तो द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, और हम कहते हैं किसको, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो उसको कहेंगे कि ये जो ब्रांच है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एटम पार्टिकल फिजिक्स आ जाती है, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं आपके पास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो इनकी जो स्टडी करेंगे ये आपके पास किस में चली जाएगी, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर चली जाएगी। तो ये था सिंपली आपके पास ब्रांचेस के बारे में। अब हमारे पास आएंगे एरर एंड एक्यूरेसी कि वो किस तरह से।
तो अब देखें हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है एरर एंड एक्यूरेसी कि हमारे पास एरर एंड एक्यूरेसी क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एरर जब भी देखें लिखा है व्हेन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डेविएट्स फ्रॉम एक्चुअल या कैलकुलेटेड वैल्यू। आप फार्मूले से जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास क्या होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू। और जब आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर जो आप रीडिंग्स लेते हो उनको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज या मेजर्ड वैल्यूज। तो सिंपली जब आपके पास मेजर्ड वैल्यूज या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज डेविएट मीन्स डेविएट करें या डिफरेंट आए किससे, एक्चुअल या कैलकुलेटेड वैल्यूज से, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई एरर है, क्योंकि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच नहीं हो रहा, उसमें डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई गलती है। तो सिंपली हमारे पास एरर के जो 3 टाइप हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। पहला एरर जो है वो है पर्सनल एरर, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर, या इसको हम सिंपल वर्ड में भी कहते हैं ह्यूमन एरर। पर्सनल एरर या फिर आप इसको कहते हैं ह्यूमन एरर कहते हो। इसका मतलब जो इंसानों से गलती हो रीडिंग लेते वक्त, मींस द एरर अकर बाय ह्यूमंस while taking या measuring the result oblique reading from instruments। पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर को हम क्या कहते हैं, द एरर अकर्ड बाय ह्यूमंस, कि हम इंसानों से अगर कोई भी गलती हो जाए while taking, या तो हम टेक रीडिंग मेयरिंग द रिजल्ट्स आर रीडिंग, या हम जो रिजल्ट्स ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट की या जो रीडिंग्स ले रहे हैं किसे, इंस्ट्रूमेंट से, वो रीडिंग लेने में हम इंसानों से गलती हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल अगर किसी की नज़र कमज़ोर है और वो स्केल से रीडिंग दे रहा है, एक्चुअल रीडिंग आ रही है स्केल में 3, लेकिन वो उसको नजर है 2, तो ये गलती हो गई, मीन्स उसकी नज़र कमज़ोर है, इंसान की खुद की गलती है। अगर उसकी वजह से आपके डेटा मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट हो जाए तो उस एरर को आप क्या कहोगे, पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर। सेकेंड आपके पास क्या है, सिस्टमेटिक एरर। इसको आप क्या कहते हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर इसको आप कहते हो जीरो एरर। आपके पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर या जीरो एरर। अब ऐसा एरर अकर्ड व्हेन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर हो। एरर अकर्ड इन रीडिंग due to instruments which are not working properly। ऐसे एरर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो या जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो खराब हो या वो हमारे पास सही तरीके से काम ना कर रहे हो, तो वो जो एरर आएगी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में कहते हैं सिस्टमेटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको आप जीरो एरर भी कहते हैं। तो ये जो एरर है ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। अब थर्ड वन जो है वो है आपके पास इन्वायरमेंटल एरर या रैंडम एरर। इसको आप क्या कहते हो, रैंडम एरर या इन्वायरमेंटल एरर।
ये जो एरर है ये आपके पास इन्वायरमेंट की वजह से आता है। मीन्स ऐसी जगह पर आप कोई अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जहाँ का टेम्परेचर आपकी रीडिंग्स पे इफेक्ट करता हो, या फिर वहाँ का प्रेशर आपकी रीडिंग्स पे इफेक्ट करता हो, या विंड आपकी एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट करती हो, या फिर कहीं कभार हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई या फिर वापस आ गई, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या आता है, एरर आते हैं। तो ये जो एरर है ये क्या होते हैं, रैंडम एरर, या हम इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। हमारे माहौल की वजह से हमारी रीडिंग पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। मीन द एरर अकर्ड बाय आवर एनवायरनमेंट, occurred by our environment। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड हवा, इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कोई भी एरर जो आपके पास क्या हो, इन्वायरमेंट हो, माहौल के लिहाज से आपके एक्सपेरिमेंट पे कोई एरर आता है तो उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। अब देखें, अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट आती है तो इसके क्या मतलब है, तीन मतलब, या तो आपके पास पर्सनल एरर है, या सिस्टमेटिक एरर है, या आपके पास क्या है, इन्वायरमेंटल एरर है। अब इनको हम एक्यूरेट कर सकते हैं, मीन्स एरर्स की एक्यूरेसी हम फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, एक तो हमारे पास एरर आ गए, एक्यूरेसी हम किस तरह निकाल सकते हैं, या एरर को हम किस तरह एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये है कि पर्सनल एरर तो हम कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे इंसानों की जो गलती है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। तो वो तो हम मतलब किसी और, अगर हमसे रीडिंग नहीं ली जा रही तो हम किसी दूसरे बंदे को बुलाते हैं कि भाई हमें इसकी रीडिंग लेके दे दो इंस्ट्रूमेंट की, तो ये तो एरर हम सही कर सकते हैं इसको एक्यूरेट। दूसरा रैंडम एरर मीन्स इन्वायरमेंट, अगर कोई आपके पास इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आ रहा है, इन्वायरमेंट का आपके एक्सपेरिमेंट पर पे इफेक्ट आ रहा है, तो आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर आप चले जाएं जहाँ पे ये इफेक्ट ना हो, तो इसको भी आप ओवरकम कर सकते हो। दूसरा आपके पास क्या है, सिस्टमेटिक एरर, मीन्स आपके पास इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर हो, या आपके पास इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो ये एरर भी आप ओवरकम कर सकते हो। इसको भी एक्यूरेट इस तरह कर सकते हो कि आप न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज करो। लेकिन हमारे पास फिजिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी ऐसे हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए हम उनको क्या दोबारा दूसरे नहीं ले सकते। तो एक बार अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो रही है तो हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है हम उसको फाइंड करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितना एरर दे रहा है। हम न्यू इंस्ट्रूमेंट तो नहीं ले सकते क्योंकि बहुत महंगे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पड़े हैं उनको हम एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह कि हम उन इंस्ट्रूमेंट का एरर फाइंड करते हैं। जब हमें उस इंस्ट्रूमेंट का एरर पड़ जाता मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, जो रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग में हम उस एरर को सब्ट्रैक्ट और माइनस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। या तो हमारी रीडिंग में वो एरर ऐड होगा या वो रीडिंग एरर हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा, इस तरीके से। तो अब हम ये करेंगे कि हम सिस्टमेटिक एरर में को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एरर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखें, अब हमारे पास क्या है, हम अभी एक्यूरेसी फाइंड करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की। देखें, हमने क्या कहा था कि हम एक्यूरेट कर सकते हैं हमारे एरर्स को। ह्यूमन एरर है तो ह्यूमन एरर को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, रैंडम एरर को भी ओवरकम कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी कर सकते हैं। अगर हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं करें हम उनको छोड़ के दूसरे न्यू खरीद लें। अगर न्यू नहीं खरीद सकते तो फिर हम उसको किस तरह एक्यूरेट करेंगे, जो हमारे पास पड़े हुए हैं जिनमें एरर मौजूद है। तो क्या कर सकते हैं, हम उनको उनकी एक्यूरेसी के लिए हमें एरर फाइंड करना पड़ेगा, एरर कितना है। तो एरर फाइंड करने के हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या कहते हैं, एरर को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एक हमारे पास मीन वैल्यू होती है जिसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, क्लियर। तो वो जो हमारे पास मीन वैल्यू है उससे हमारा डेटा, ये जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं वो कितनी डेविएट हो रही है, मीन्स मीन वैल्यू से कितना ज़्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है हमारा डेटा। तो वो जो आपके पास डेविएशन है उस डेविएशन को फाइंड करोगे तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं किसी भी हमारे एक्सपेरिमेंट में।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करना है, टू फाइंड एरर इन इंस्ट्रूमेंट्स we have to take several readings of a instrument। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको एरर फाइंड करना हो तो उस इंस्ट्रूमेंट से आप सेवरल रीडिंग्स ले, मीन्स एक नहीं, एक से कम आपने 5 रीडिंग लेनी है जो इंस्ट्रूमेंट में आपके पास एरर आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन एरर्स के इंस्ट्रूमेंट से सेवरल रीडिंग्स लेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, देन विल टेक द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ सेवरल रीडिंग। हम क्या करेंगे, सेवरल रीडिंग्स जो हमने ली उनकी मीन वैल्यू को लेंगे। मीन वैल्यू किस तरह लेते हैं, मीन्स आपके पास अगर x से मीन वैल्यू को किससे शो करते हैं, x से। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। जितनी भी आप वैल्यूज लेंगे उन वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे। सपोज करें मैंने क्या ली, 4 रीडिंग्स ली और उन 4 रीडिंग को डिवाइड कर दिया 4 नंबर से, जितनी रीडिंग का नंबर है उससे, तो ये क्या मिलता है आपको, मीन वैल्यू लेता है। जितनी भी रीडिंग्स ले रहे हो उन रीडिंग्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितनी रीडिंग्स है उस नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, मीन। थर्ड स्टेप में आपने देखना है कि आपका डेटा, वी हैव टू चेक how our data are oblique our reading are deviating from mean value। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि देखना है, फर्स्ट आपने क्या करना है, उसी जो इंस्ट्रूमेंट का आप एरर फाइंड करो उस इंस्ट्रूमेंट से सेवरल रीडिंग्स ले लो। सेकंड, जो रीडिंग्स लिए उनके आप क्या कर दो, मीन वैल्यू निकालो। थर्ड में आप देखो कि आपका जो रीडिंग्स लिए आपने वो मीन वैल्यू से कितनी डेविएट हो रही हैं, मीन उसमें कितना फर्क आ रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे आप, डेविएशन का मीन निकालेंगे। अगेन वी विल टेक again we'll take the mean of deviated values, it will be our standard deviation oblique error। ये थे स्टेप्स आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप क्या कहते हो, इंस्ट्रूमेंट का एरर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एरर होगा, यही हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, वहां से आपने सेवरल रीडिंग्स लेनी है, कम से कम 5 लेनी है। उसके बाद उन रीडिंग्स का मीन ले लेना है, फिर देखना है कि आपकी जो डेटा में रीडिंग्स है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रही है। फिर आपने क्या करना है, उन डेविएटेड वैल्यूज का मीन निकाल होगा, एरर होगा। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के रूल्स के हम किस तरह निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको करूंगा, ये होगा फर्स्ट स्टेप 1, ये आपके पास क्या है स्टेप 2, ये आपके पास स्टेप 3, ये स्टेप 4। टोटल आपके पास 4 स्टेप्स हैं जिससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एरर निकाल सकते हैं। तो अब हम वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, एरर फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, एक एग्जांपल करेंगे। तो हमने अभी यहाँ पे सर्टेन 5 रीडिंग से ले लिए। तो फर्स्ट स्टेप था सेवरल रीडिंग, तो हमने 5 रीडिंग से 6 रीडिंग से ली। अब क्या निकालना था, मीन का मतलब क्या था, हमने इनको ऐड करना है। 1.23 प्लस 1.22 प्लस 1.25 प्लस 1.25 प्लस 1.23 प्लस 1.23, सबको ऐड करके जितनी रीडिंग्स है उस नंबर से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिल रहा था,
मीन मिल रहा था 1.24। ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है, हमने क्या चेक करना है कि हमारा वैल्यू जो है मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो। तो x की वैल्यू क्या है 1.23, 1.22, 1.25, 1.25, 1.23, 1.23। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीन, तो यहाँ पर मीन की वैल्यू 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24। अब देखें इनमें फर्क कितना है, इसमें फर्क आ रहा है 0.1 का, इन दोनों में फर्क कितना है 0.2 का, 0.02 का आ रहा है, और इसमें जो है 0.01 का आ रहा है। इसमें फर्क कितना आ रहा है 0.01 का, इसमें 0.01 का, इसमें भी कितने का 0.01 का, इसमें भी 0.01 का। ये फर्क हमने क्या देखना था कि हमारा जो रीडिंग से वो मीन वैल्यू से कितनी डेविएट हो रही है, तो ये इतना फर्क आ रहा है मीन वैल्यू से। अब चौथा स्टेप क्या था, हमने जो डेविएशन है उसका हमने क्या निकालना है एवरेज, तो इसको निकालेंगे 0.01 प्लस 0.01 प्लस, और यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि इसमें जो 2 का डिफरेंस है, 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01, 0.01 डिवाइड करना है। जितने नंबर है टोटल कितनी 1 2 3 4 5 6 रीडिंग है 6 से, तो डी या इसको हम सिग्मा कहते हैं, ये कितना है आपके पास 0.01 आएगा, 6 से डिवाइड करो। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी को हम क्या कहते हैं एरर, कि हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली है इस रीडिंग का जो एरर है वो कितना है 0.01। अब हम इसको लिखेंगे कैसे एरर को, वैल्यू के साथ, मीन वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस कर दे, कोई भी वैल्यू रीडिंग लेंगे मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर लिखेंगे। ये क्या है उस इंस्ट्रूमेंट का एरर 0.01, तो ये हो गया आपके पास वैल्यू। क्लियर, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू लेंगे तो उसमें एरर कितना आएगा 0.0, या तो अब 24 में ये वैल्यू ऐड होगी या माइनस होगी। ये आपके पास क्या है एरर फाइंड करने का तरीका किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। फर्स्ट स्टेप रीडिंग लो सेवरल, सेकेंड स्टेप मीन निकालो, थर्ड स्टेप ये चेक करो कि आपका जो डेटा के है या जो रीडिंग से वो मीन वैल्यू से कितना फर्क आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे डेटा क्या है 1.23, मीन वैल्यू क्या है 1.24, तो फर्क कितना है इनमें 0.01 का, यहाँ पे 1.22, यहाँ पर 1.24, इन दोनों में फर्क कितना है 0.02 का। तो देखिए ये फर्क जो है वो निकालना है। फोर्थ स्टेप जितना फर्क है उनका अगेन मीन निकाले। मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी वैल्यू से ऐड करो, तो ये जो डेविएशन आ रही है इन सबको हमने क्या किया 8 डिवाइड करो 6 से डिवाइड किया, जवाब क्या आएगा 0.01। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और यही आपका क्या है एरर, मीन्स जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये रीडिंग ली है उस रीडिंग में जो एरर है वो कितना है 0.01 का है। तो इस तरह आप क्या करते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेट करते हो, उसकी एक्यूरेसी निकालते हो, मीन्स उसमें एरर इतना है, जो भी रीडिंग ली उस रीडिंग में आप क्या करते हो प्लस माइनस कर देते हो। तो अब ये जो वैल्यू है ये क्या है एक्यूरेट है, इसकी प्रिसाइजेशन बढ़ गई है, मीन्स अब ये वैल्यू सही होने के ज्यादा करीब, हम कह सकते हैं ये वैल्यू अब बहुत ही ज्यादा सही है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से नियर आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, बस थोड़ा ही फर्क होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, बहुत प्रिसाइज वैल्यू बनेगी। तो ये है एक्यूरेसी फाइंड करना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। हम एरर किस तरह निकाल सकते हैं, रैंडम और एनवायरनमेंट तो हम वर्बली कर सकते हैं कि हम किसी बंदे को चेंज कर दें, वो हमारे लिए रीडिंग ले लें। इन्वायरमेंटल सही नहीं है तो दूसरी जगह पे चले जा सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर में भी दूसरे न्यू इंस्ट्रूमेंट लें, अगर न्यू इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकते तो इस तरह उस इंस्ट्रूमेंट का क्या निकालें एरर फाइंड करें, फिर वैल्यूज में क्या करें प्लस माइनस कर दें उस एरर को। तो ये था हमारे पास एरर एंड एक्यूरेसी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के, मुस्लिम साइंटिस्ट का हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या था फिजिक्स में, साइंस में। तो सबसे पहले आते हैं इब्ने हिथम, 965 में पैदा हुए, 1039 में वफात पाई। बोर्न हुए थे बसरा में। ही वाज स्कॉलर ऑफ फिजिक्स। इनके जो सब्जेक्ट बेसिक जो इनकी गिरफ्त थी सब्जेक्ट में वो कौन से थी, फिजिक्स पे, मैथ्स पे, मेडिसिन ईटीसी। एंड ही वाज फेमस फॉर ऑप्टिक्स। इनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था वो ऑप्टिक्स पे था। इन्होंने पिन होल कैमरा भी ईजाद की और इनका जो फेमस बुक है वो है किताबुल मनाजिर। अब जो नेक्स्ट है अल-किंदी, 800 में पैदा हुए, 873 में वफात पाई इन्होंने। ये भी बसरा में पैदा हुए थे। इन्होंने क्या किया, रिसर्च वर्क किया मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ मीन्स
आपके पास रिसर्च पेपर्स होते हैं एक ही टॉपिक पे। तो इन्होंने जो रिसर्च पेपर किया है, मोनोग्राफ बनाए थे मेट्रोलॉजी पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, म्यूजिकल नोट्स पे मतलब इनका ज्यादा वर्क था। म्यूजिकल नोट्स पे इनका सबसे ज्यादा वर्क था अल-किंदी का। म्यूजिकल साउंड है उनमें वेरिएशन किस तरह आती है वो अल-किंदी ने बताई। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है अल-बेरूनी। ये हमारे पास 973 में पैदा हुए। ये वर्सेटाइल साइंटिस्ट थे, मीन्स इनका एक्सपीरियंस ज्यादा था और इनके वेरियस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा ज्यादा स्कॉलर थे या ग्रिप थी। इन्होंने जो पढ़ा था कॉस्मोलॉजी, और इन्होंने मेथड दिया था हमें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम किस तरह फाइंड करते हैं हमारे पास। और इन्होंने ये भी हमें बताया था कि हमारे पास जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल शेप में है या इलेप्टिकल थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन फ्लैट सरफेस हमारे पास नहीं है। वो हमें किसने बताया था? अल-बेरूनी। अब हमारे पास इस बुक में दो और साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर कदीर खान। तो अब हम वो भी पढ़ेंगे। अब्दुल सलाम जो है वो के उन्होंने हमारे पास उन्होंने जो थ्योरी पे वर्क किया था वो था ग्रेन यूनिफिकेशन थ्योरी, जिन पे उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। सेम हमारे पास जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, इन्होंने भी, ये भोपाल में पैदा हुए थे इंडिया में। इन्होंने अपनी रिसर्च की और पीएचडी भी की, और इनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम को इन्वेंट किया।